दोस्तों आज से कुछ दिनों पहले मैंने स्नेक रैटल एंड रोल 13 नाम की एक फिलिपिनो हॉरर एंथोलॉजी फिल्म को देखा था जिसके अंदर हमें 3 कहानियों को दिखाया गया है। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और IMDb ने इसे 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और इस मूवी को 83% गूगल यूज़र्स ने भी लाइक किया है। दोस्तों ये मूवी 2.5 घंटे की है, तो जो 3 कहानियाँ हैं वो भी छोटी नहीं है। आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम स्नेक रैटल एंड रोल 13 मूवी को समझते हुए इसके बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी शुरू होती है और हम लांदो नाम के आदमी को देख पाते हैं जो अपने घर की नींव के नीचे किसी चीज़ को मिट्टी में दबा देता है। ये काम करके लांदो वहाँ से निकलता है और तभी जंगल में से कुछ क्रीचर्स बाहर निकलते हैं और लांदो को घेर लेते हैं। वो क्रीचर्स लांदो से उस चीज़ को वापस मांगते हैं पर लांदो मना कर देता है, जिसके बाद वो क्रीचर्स लांदो को मार डालते हैं और यहाँ से पहली कहानी शुरू होती है जिसका नाम है तामावो। अब नेक्स्ट डे हम एक फैमिली को देख पाते हैं जिसमें बच्चे का नाम होता है बिग बॉक, माँ का नाम होता है ईसे और पापा का नाम होता है एलन, और उनकी फैमिली में एक न्यू बॉर्न बच्चा भी होता है। ये फैमिली बहुत ज़्यादा गरीब होती है और ईसे अंधी भी होती है और ये फैमिली लांदो वाले घर में रहने के लिए जा रही है क्योंकि लांदो एलन का अंकल था। घर पहुंचकर सब लोग आराम करते हैं और हम लोग मिलते हैं पे से, जो एलन का कज़न है। पे के जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि एलन बिग बॉक से ज़्यादा प्यार नहीं करता और बिग बॉक को अपने छोटे भाई से भी जलन होती है, पर इसे बिग बॉक से भी इक्वल प्यार करती है। इसके बाद अगले दिन एलन कुछ सिक्कों को फर्श पे गिरा देता है जहाँ से वो सिक्के घर के नीचे चले जाते हैं। एलन उन सिक्कों को लेने के लिए जाता है और उसे घर के नीचे वही चीज़ मिल जाती है जो लांदो ने वहाँ पे छुपाई थी, और वो चीज़ असल में क्रिस्टल का अंडा होता है जिसे एलन अपने पास रख लेता है। अब उस दिन की रात को बिग बॉक को वो क्रीचर्स पास के एक खेत में दिखाई देते हैं जो बिग बॉक के घर में कुछ अजीब स्पोर्स को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से बिग बॉक का छोटा भाई बीमार हो जाता है। अगले दिन पे एलन ईसे और बिग बॉक को लेके अलिंग नाम की औरत के पास जाता है ताकि वो बच्चे को ठीक कर सके। अलिंग बच्चे का इलाज करती है और बिग बॉक थोड़ी दूरी पे पानी लेने के लिए जाता है। बिग बॉक को जंगल के पास कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है जिसके पीछे पीछे वो जंगल के अंदर भाग जाता है। भागते भागते बिग बॉक एक सुंदर झरने के पास पहुंचता है जहाँ पे वो खेलने लगता है, पर तभी झरने के पास से वही क्रीचर्स बाहर निकलते हैं। वो क्रीचर्स अब जैसे ही बिग बॉक को देखते हैं वो उसे पकड़ने के लिए भागते हैं। बिग बॉक उन क्रीचर से बच के भागता है पर वो क्रीचर्स बिग बॉक को घेर लेते हैं और वो उसे बोलते हैं चुराई हुई चीज लौटाने के लिए। बिग बॉक बोलता है कि उसने किसी भी चीज़ को नहीं चुराया, पर वो क्रीचर्स बोलते हैं कि अगर 3 दिन में उसने चुराई हुई चीज़ को वापस नहीं किया तो उसकी फैमिली मारी जाएगी, और फिर वो क्रीचर्स वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद बिग बॉक पहुँचता है अलिंग के पास जहाँ पे वो डरते हुए अलिंग को सब कुछ बता देता है। अलिंग अब बिग बॉक को बताती है कि उन क्रीचर्स को तामावोस कहते हैं और तामावोस जादुई जानवर माने जाते हैं। अलिंग बिग बॉक को ये भी बोलती है कि उसे पता लगाना होगा कि उसकी फैमिली ने तामावोस से क्या चुराया है, वरना तामावोस किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। अब रात के टाइम हमें पे को दिखाते हैं जो जंगल में से निकल रहा था, पर तभी तामावोस उसे घेर लेते हैं और बुरी तरह मार डालते हैं। सीन जाता है बिग बॉक पे जिसकी नींद खुल जाती है। उसे बाहर से शोर आ रहा था और जब वो जाके चेक करता है तो वो देखता है कि बहुत सारे तामावोस उसके घर के बाहर खड़े हैं। तामावोस अब वार्निंग देते हुए बहुत सारे कीड़े मकोड़ों को बिग बॉक के घर में फेंकने लगते हैं और घर के अंदर आतंक मच जाता है और एक खतरनाक कीड़ा एलन के पैर पे भी काट लेता है। अगले दिन अलिंग एलन के पैर का इलाज करती है जहाँ पे सब लोग नोटिस करते हैं कि पे सुबह से गायब है। अब एलन अपने इलाज के बाद पे को ढूंढने के लिए निकल जाता है और उसे जंगलों में पे की लाश मिल जाती है, जिसे देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद रात के टाइम एलन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और बिग बॉक अपने पापा को तामावोस की चुराई हुई चीज़ वापस करने के लिए बोलता है, पर यह बात सुनते ही एलन को गुस्सा आ जाता है और वो बिग बॉक को वहाँ से भगा देता है।
बिग बॉक अब अपने घर में इधर उधर छानाबीनी करने लगता है और से एलन के बेड के नीचे एक बॉक्स के अंदर वो क्रिस्टल का अंडा मिल जाता है जिसके अंदर तामावोस का बच्चा होता है और बिग बॉक समझ जाता है कि यही वो चुराई हुई चीज है। अगले दिन एलन अपने कजन की मौत का ब्लेम बिना किसी सबूत के रैंच ओनर पे डाल देता है जिससे ओनर को गुस्सा आ जाता है और वो एलन को तुरंत ही गांव छोड़ने की धमकी देता है। इसके बाद एलन गुस्से में घर जाता है और वो गुस्से में अपने रैंच को तोड़ने लगता है। इसे एलन को अपनी बातों से समझाती है और फिर एलन फैसला करता है तुरंत ही गांव छोड़ने का। एलन अब तुरंत ही सामान पैक करने के लिए अंदर जाता है जहां पे उसे बॉक्स के अंदर क्रिस्टल का अंडा नहीं मिलता क्योंकि वो तो ऑलरेडी बिग बॉक ने चुरा लिया था। एलन अंडे के लिए पूरा घर छान मारता है और जब उसे अंडा नहीं मिलता तो वो गुस्से में बिग बॉक की तरफ बढ़ता है। एलन अब बिग बॉक को मैनिपुलेट करके अंडे के बारे में पूछता है पर तभी ईसे एक डंडे से एलन को मार के दूर कर देती है और अपने बच्चे को बचा लेती है। ईसे अब एलन को दूर रहने के लिए बोलती है पर एलन ईसे का ही गला पकड़ लेता है और तभी बिग बॉक अंडे को लेके घर से भाग जाता है। एलन तुरंत ही अपने बेटे के पीछे जाता है पर सबके जाते ही तामावोस घर में घुस जाते हैं और ईसे और बिग बॉक के छोटे भाई को किडनैप कर लेते हैं। अब भागते भागते बिग बॉक अंडे को लेके उसी झरने पे पहुंच जाता है और वो तामावोस को बुलाने लगता है पर तामावोस से पहले वहां पे एलन पहुंच जाता है। एलन अब अंडे को बिग बॉक से छीनने लगता है और अंडा मिलते ही एलन गुस्से में उसे तोड़ देता है। अंडा टूटते ही सारे के सारे तामावोस चिल्लाते हैं और एलन डर के मारे वहां से भाग जाता है और दूसरी तरफ ईसे को तामावोस की गुफा के अंदर होश आता है। अब एलन के जाने के बाद तामावोस बिग बॉक के पास आते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनका बच्चा मर चुका है जिससे तामावोस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी तरफ हमें तामावोस की गुफा को दिखाते हैं जो झरने के पीछे ही होती है और एलन उसी गुफा के अंदर भाग गया था जहाँ पे एलन को अपनी बीवी और बच्चा मिल जाता है पर तभी बहुत सारे तामावोस उन लोगों पे हमला कर देते हैं। अब एलन गुफा के अंदर जितने भी तामावोस होते हैं उन्हें लड़ाई करके हरा देता है और ईसे को लेके गुफा से बाहर चले जाता है पर गुफा के बाहर जो तामावोस गुस्से में थे वो एलन को पकड़ लेते हैं और उसे बुरी तरह मार डालते हैं। अपने पति की चीखें सुनकर ईसे रोने लगती है और बिग बॉक उसे संभालता है। अब एलन को मारने के बाद तामावोस ईसे से उसका न्यूबॉर्न बच्चा मांगते हैं पर ईसे मना कर देती है जिससे तामावोस को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब बिग बॉक तामावोस से बात करता है और वो अपने भाई के बदले खुद को तामावोस के हवाले कर देता है। तामावोस को इस सौदे से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती पर बिग बॉक की अंधी माँ रोने लगती है। बिग बॉक अब अपनी माँ को गले लगाता है और एक तामावोस के साथ वहाँ से चले जाता है। अंधे होने की वजह से ईसे कुछ भी नहीं कर पाती और वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। जाने से पहले तामावोस का लीडर ईसे को सिंपैथी से देखता है, मतलब वो लोग बिग बॉक का अच्छे से ख्याल रखेंगे। उसी टाइम पे अलिंग वहां पे आ जाती है और वो ईसे को संभालती है और तामावोस बिग बॉक को अपने साथ लेके चले जाते हैं और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब यहाँ से दूसरी कहानी स्टार्ट होती है जिसका नाम है पारोला। ये कहानी है दो बेस्ट फ्रेंड्स की जिनका नाम है शेन और लूसी और वो दोनों ही कैंपिंग के लिए एक लाइट हाउस के पास आई हुई है। रात के टाइम हम शेन को ब्रायन के साथ देखते हैं जो लूसी का एक्स बॉयफ्रेंड है और ब्रायन ने लूसी से वादा किया था कि वो उसे लाइट हाउस के अंदर ले जाएगा। थोड़ी देर में लूसी भी वहां पे आ जाती है और ब्रायन उन दोनों को लाइट हाउस के अंदर ले जाता है जिसके अंदर जाना सख्त मना था। अंदर जाने के बाद लूसी और शेन लाइट हाउस को एक्सप्लोर करने लगते हैं और वो दोनों सीढ़ियों से ऊपर जाने लगते हैं पर ब्रायन लाइट हाउस के बाहर ही रुकता है। अब तभी एंदोए नाम का एक लड़का ब्रायन के पास आता है जो उससे सवाल जवाब करने लगता है और एंदोए लाइट हाउस का गार्ड है और तभी लूसी और शेन लाइट हाउस के टॉप पर पहुंच जाती है। अब जैसे ही एंदोए लूसी और शेन को देखता है वो उन्हें नीचे आने के लिए बोलता है पर वो दोनों मना कर देती है और तभी लाइट हाउस चालू हो जाता है। एंदोए अब दोनों ही लड़कियों को लाइट हाउस में लेने जाता है पर तभी दोनों ही लड़कियों को दो भयानक आत्माएं लाइट हाउस पे दिखाई देती है। लूसी और शेन उन दोनों से डर जाती है और तभी वो दोनों रेलिंग से फिसल जाती है पर इससे पहले वो दोनों नीचे गिर पाती एंदोए उन दोनों को एंड टाइम पे आके पकड़ लेता है।
एंदोय लूसी और शेन को ऊपर खींचने की कोशिश करता है, पर वो आत्माएं एंदोय के पीछे आ जाती है और वो तीनों ही लाइट हाउस से नीचे गिर जाते हैं। सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है जहाँ पे लूसी को होश आता है और उसकी माँ एंजली और उसका पापा नॉर्मैन उसी के पास होते हैं। दूसरी तरफ शेन को भी होश आ जाता है और उसकी माँ बेथ उसी के साथ बैठी हुई होती है। शेन तुरंत उठते ही लूसी को देखने के लिए जाती है और जब शेन लूसी के पास पहुंचती है तो एंजली शेन और बेथ को वहां से भगा देती है। इस सब के बाद एंजली लूसी को जब घर ले जा रही थी तो लूसी को पता चलता है कि उसका पापा नॉर्मैन और शेन की माँ बेथ एक साथ रिलेशन में है और इसलिए ही एंजली लूसी को शेन से दूर रहने के लिए बोलती है। अब जो आत्माएं लाइट हाउस पे हमें दिखाई गई थी वही आत्माएं लूसी को फिर से दिखने लगती है और उसके साथ घर में हॉन्टिंग्स होने लगती है। और दूसरी तरफ शेन का भी यही हाल था, वो लूसी से बात भी नहीं कर पाती और एक आत्मा उसे भी दिखाई दे रही थी। सीन अगले दिन पे शिफ्ट होता है जहाँ पे स्कूल में लूसी और शेन एक दूसरे से अपनी फैमिली मैटर्स के ऊपर बहसबाजी करने लगते हैं। उन दोनों में टाइप ऑफ लड़ाई हो जाती है और तभी लूसी के पीरियड्स आ जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाती है। शेन लूसी का पीछा करती है पर ब्रायन उसे रोक लेता है और हमें पता चलता है कि ब्रायन शेन को पसंद करता है। शेन ब्रायन को रास्ते से हटाती है और अपने लॉकर के पास जाती है, पर जैसे ही शेन लॉकर को खोलती है एक डरावनी स्पिरिट लॉकर से निकलती है और शेन के अंदर घुस जाती है। अब बाथरूम में हमें लूसी को दिखाते हैं जिसके साथ हॉन्टिंग्स होने लगती है। बाथरूम के सारे दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और जब लूसी वहां से जाने लगती है तभी उसे भी एक बहुत ही खौफनाक आत्मा पकड़ लेती है और पोजेस कर लेती है। अब शेन और लूसी दोनों ही खौफनाक आत्माओं के द्वारा पोजेस हो चुकी है और अब उन दोनों की लड़ाई और ज़्यादा बढ़ जाती है। दोनों ही लड़कियों को कुछ पावर्स मिल जाती है और लूसी अपनी पावर्स से एक बंसन बर्नर को अपने आप चालू कर देती है, जिसके बाद वो शेन को घूरने लगती है और तभी शेन के पास जो बर्नर रखा हुआ था उसमें धमाका हो जाता है और शेन का हाथ बुरी तरह जल जाता है। क्लास के बाद लूसी हॉलवे में अपनी एक दुश्मन को भी घूरने लगती है और तभी लूसी की दुश्मन को उल्टियां होने लगती है। ये देखकर अचानक ही लूसी को होश आ जाता है और वो डर के मारे घर भाग जाती है। अब शेन को हमें घर पे दिखाते हैं जो अपनी माँ बेथ को लूसी के पापा नॉर्मैन से बात करता हुआ देख लेती है। इस सब से शेन को थोड़ा बुरा लगता है और वो लूसी को फ़ोन करती है पर लूसी फ़ोन नहीं उठाती। लूसी अपने घर में आराम से लेटी हुई होती है पर तभी उसे वो भयानक आत्मा फिर से दिखाई देने लगती है। वो आत्मा लूसी के बिस्तर के अंदर से निकलकर उसे पकड़ लेती है और ये सब कुछ दूसरी तरफ शेन के साथ भी होता है और वो दोनों ही आत्माएं लूसी और शेन को टॉर्मेंट करती रहती है। अगले दिन स्कूल में शेन अपनी सारी प्रॉब्लम्स को ब्रायन से शेयर करती है और ब्रायन शेन को गले लगा लेता है, पर लूसी ये सब कुछ देख लेती है और उसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि ब्रायन उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। थोड़ी देर बाद शेन लूसी से बात करने आती है पर लूसी शेन से दोस्ती ख़त्म कर देती है और शेन और ज़्यादा दुखी हो जाती है। अब रात के टाइम पे नॉर्मैन नशे की हालत में शेन के घर पहुंचता है और वो बेथ को अपने साथ ले जाने के लिए आया था। बेथ नॉर्मैन के साथ जाने से मना कर देती है पर नॉर्मैन बेथ के साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है और ये सब कुछ देखकर शेन को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर्स का यूज़ करके नॉर्मैन को बुरी तरह घायल कर देती है। यहाँ से सीन अगले दिन पे शिफ्ट होता है जहाँ पे स्कूल में ब्रायन अपनी स्पीच दे रहा था जो थी स्पेनिश एरा के बारे में। ब्रायन क्लास को लाइट हाउस से पहले की कहानी बताता है जो होती है दो विचेस के बारे में जिनका नाम था रोवाना और कॉर्नेलिया और वो दोनों ही 1879 में मारी गई थी। ब्रायन बताता है कि रोवाना कॉर्नेलिया को टाउन से भगाना चाहती थी पर कॉर्नेलिया ने रोवाना के खिलाफ काला जादू किया था और रोवाना की फैमिली को मार डाला था। अब जब रोवाना को पता चला था कि उसकी फैमिली को कॉर्नेलिया ने मार दिया है तो उसने कॉर्नेलिया की फैमिली को मारने का फैसला किया था, पर उन दोनों की इस लड़ाई के बीच में वो दोनों समुंदर के किनारे एक दूसरे के सामने आ गई थी और एक दूसरे के साथ अपने जादू से लड़ने लगी थी। लड़ाई में रोवाना कॉर्नेलिया पे भारी पड़ने लगी थी पर तभी कॉर्नेलिया ने एक तूफान बुला लिया था और बिजली रोवाना और कॉर्नेलिया पे गिर गई थी जिससे वो दोनों ही मारी गई थी।
अब इस सब के बाद जब समुद्र के किनारे लाइट हाउस बना तो उसके अंदर लोगों ने जाना बंद कर दिया, क्योंकि हर साल उन दोनों चुड़ैलों की आत्माएं दो लोगों को पोजेस कर लेती है ताकि वो अपनी लड़ाई को ख़त्म कर सके। और अब हम यहाँ पे समझ जाते हैं कि लूसी और शेन के पीछे रोवाना और कॉर्नेलिया की आत्मा पड़ी है। शेन को जैसे ही ये सब क्लास में पता चलता है वो क्लास से चली जाती है, और दूसरी तरफ हमें लूसी को हॉस्पिटल में दिखाते हैं, जिसे अपने पापा की क्रिटिकल हालत देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो हॉस्पिटल से भाग जाती है। लूसी अब सीधा जाती है शेन के घर पे, जहाँ पे वो बेथ पे हमला कर देती है। थोड़ी देर बाद शेन भी अपने घर पे पहुँचती है, पर जैसे ही शेन घर में घुसती है उसकी माँ छत से नीचे गिर जाती है। शेन तुरंत ही अपनी घायल माँ को संभालती है, पर तभी लूसी शेन के घर में से बाहर निकलती है। अब जैसे ही शेन को पता चलता है कि उसकी माँ की ये हालत लूसी ने करी है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत ही लूसी पे अटैक कर देती है। लूसी और शेन एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, जिसमें शेन जीत जाती है, और जैसे ही शेन लूसी को मारने वाली थी, एंजेली वहाँ पे आ जाती है और वो शेन को मार के अपनी बेटी से दूर कर देती है। एंजेली अब लूसी को संभालती है, पर तभी वो दोनों ही लड़कियाँ कांपते हुए हवा में उड़ने लगती है और फिर अचानक ही गायब हो जाती है, और ये सब देखकर एंजेली के होश उड़ जाते हैं। सीन लाइट हाउस पे जाता है, जहाँ पे वो दोनों ही लड़कियां टेलीपोर्ट होके पहुंच गई थी। वो दोनों अब लाइट हाउस के टॉप पर जाके खड़ी हो जाती है, और अब रोवाना और कॉर्नेलिया की स्पिरिट एक दूसरे से फिर से लड़ाई शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही वो आत्माएं लड़ना शुरू करती है, लूसी भी शेन पे हमला करके उसका गला दबाने लगती है, पर यहाँ पे शेन को रियलाइज होता है कि वो दोनों ही गलत कर रही है। शेन लूसी से माफ़ी मांगती है और थोड़ी देर में लूसी भी शांत हो जाती है। वो दोनों ही एक दूसरे को गले मिलकर माफ़ी मांगने लगते हैं, पर तभी लाइट हाउस पे बिजली गिर जाती है और शेन और लूसी दोनों ही मारे जाते हैं। सीन 6 महीने आगे शिफ्ट होता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि बेथ नॉर्मन के बच्चों के साथ प्रेग्नेंट है और उसके पेट में ट्विंस है, और मूवी की स्क्रिप्ट के हिसाब से वो लूसी और शेन का दूसरा जन्म है, और कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तीसरी कहानी अब शुरू होती है, जिसका नाम है रेन रेन गो अवे। कहानी की शुरुआत में हम सिंथिया और उसके पति मार को देख पाते हैं, और सिंथिया प्रेग्नेंट होती है और बाहर शहर में एक बहुत ही खतरनाक तूफान आ रहा था। सिंथिया अपनी काम वाली बाई से फ़ोन पे बात कर रही थी, जो सिंथिया के पुराने घर में फंसी हुई थी और हर जगह पानी भरा हुआ था, और उसी टाइम पे सिंथिया का डिलीवरी टाइम आ जाता है। मार तुरंत ही सिंथिया को हॉस्पिटल लेके पहुंचता है, जहां पे उनके बच्चे का मिसकैरेज हो जाता है, और हमें न्यूज़ में पता चलता है कि एक फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे बच्चे तूफान की वजह से मारे गए हैं। सीन 1 साल आगे शिफ्ट होता है, जहां पे सिंथिया और मार एक नए घर में शिफ्ट होते हैं, और अब सिंथिया फिर से प्रेग्नेंट हो गई है। हमें पता चलता है कि सिंथिया और मार अब एक प्लास्टिक फैक्ट्री के मालिक है, और काम करने के बाद शाम के टाइम मार का भाई नानते सिंथिया को वापस घर ले जाता है। घर पहुंचने के बाद सिंथिया एलिवेटर से ऊपर चली जाती है, पर उसके पीछे हम एक भयानक आत्मा को देख पाते हैं। दूसरी तरफ नानते सिंथिया को छोड़कर अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था, पर तभी वो देखता है कि उसकी गाड़ी के अंदर कहीं से पानी आ रहा है, और दूसरी तरफ जब सिंथिया बर्तन धो रही होती है तभी टंकी टूट जाती है और पाइप्स फट जाते हैं, जिससे हर जगह किचन में पानी ही पानी हो जाता है। नानते अब अपनी गाड़ी के अंदर ही लॉक हो गया था और पानी गाड़ी में भरता ही जा रहा था। गाड़ी के एसी में से भी पानी निकलने लगता है, और कुछ ही देर में नानते की पूरी गाड़ी के अंदर पानी भर जाता है, और तभी कुछ स्पिरिट्स नानते को डुबाकर मार डालती है। सीन मार पे जाता है, जिसे घर पे डरी हुई सिंथिया मिलती है। सिंथिया मार को सब कुछ बताती है, पर किचन में चेक करने पे सब कुछ ठीक होता है, कोई भी पाइप्स या फिर टंकी नहीं टूटी हुई थी। और इसके बाद सिंथिया बताती है कि नानते अपना फ़ोन नहीं उठा रहा है। मार अब गराज में जाके नानते की गाड़ी को चेक करता है, जहाँ पे दरवाज़ा खोलते ही उसे नानते की लाश मिलती है। पुलिस थोड़ी ही देर में वहाँ पे आ जाती है, और सबको पता चलता है कि नानते की मौत डूबने की वजह से हुई है, पर ऐसा कैसे हुआ किसी को भी समझ नहीं आता। रात के टाइम सिंथिया को एक बुरा सपना आता है, जिसमें वो खुद को एक बंद कमरे में देखती है, जिसमें पानी भरा हुआ था। सिंथिया को उस कमरे में नानते की लाश दिखाई देती है, और तभी वो जाग जाती है।
अगले दिन सिंथिया मिलती है एक ओल्ड कपल से, जिन्हें वो एक पुरानी फैक्ट्री को दिखाने के लिए ले जाती है। वो कपल उस फैक्ट्री को खरीदना चाहता था, पर उस फैक्ट्री के अंदर एक वेयर हाउस था जिसके अंदर सिंथिया कपल को नहीं जाने देती। कपल से डिस्कशन करने के बाद सिंथिया के पास एक बूढ़ी औरत आती है और वो उसे एक पैसों से भरा हुआ एनवलप दे देती है। हमें पता चलता है कि सिंथिया ने उन पैसों को डोनेट करा था उस बुढ़िया की फैमिली को, और अब वो बुढ़िया सिंथिया को वापस डोनेशंस दे रही है और वो उसे साथ में एक चेतावनी भी देती है। पर तभी सिक्योरिटी गार्ड उस बुढ़िया को वहां से ले जाती है और सिंथिया उन पैसों को देखकर बेहोश हो जाती है। सिंथिया को हॉस्पिटल में होश आता है, जहाँ पे मार उसे लेने पहुंचता है। वो दोनों जब हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं तो सिंथिया को 3 बच्चे दिखाई देते हैं जो जमीन पे सूरज बना रहे थे, और सिंथिया को उन तीनों बच्चों को देखकर कुछ अजीब फील हो रहा था। रात के टाइम सिंथिया को फिर से वही सपना आता है, पर इस बार सिंथिया को मार की लाश दिखाई देती है। सिंथिया डर के मारे जाग जाती है और जब वो मार को चेक करती है तो मार कोई भी जवाब नहीं देता। सिंथिया मार को हिलाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है, और तभी मार खांसते हुए उठ जाता है और उसके मुंह से बहुत सारा पानी और प्लास्टिक की चीजें बाहर निकलने लगती हैं। अब नेक्स्ट डे सिंथिया अपनी पुरानी कामवाली को वापस बुला लेती है, क्योंकि वो बर्तन धोते वक्त भी अपने हाथ गीले नहीं करना चाहती थी। इसके बाद जब कामवाली बाई बर्तन धो रही थी तो वो सिंथिया को बताती है कि शायद जो लोग फैक्ट्री में मरे थे उनकी आत्माओं को अभी भी शांति नहीं मिली है। रात के टाइम इस बात को सिंथिया मार से डिस्कस करती है, और अगले दिन एक प्रीस्ट को लेकर सिंथिया, मार और मार की माँ उसी फैक्ट्री के अंदर पहुंचते हैं। हमें पता चलता है कि ये फैक्ट्री भी सिंथिया और मार की है, और जितने भी फैक्ट्री वर्कर्स थे वो पिछले साल वेयर हाउस में बंद हो गए थे और तूफान की वजह से मारे गए थे। और अब वो प्रीस्ट उस वेयर हाउस को जाके ब्लेस कर देता है ताकि आत्माओं को शांति मिल जाए। अब इस ब्लेसिंग के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है और सिंथिया का बच्चा भी बिल्कुल हेल्थी होता है। पर एक दिन शहर में न्यूज़ आती है कि एक तूफान फिर से शहर की तरफ बढ़ रहा है। सिंथिया तूफान के नाम से ही डर जाती है और वो घर चली जाती है। घर पे सिंथिया टॉयलेट में जाके बैठ जाती है और दूसरी तरफ मार भी जल्दी घर आ जाता है। मार एलिवेटर के अंदर चढ़ता है, पर वो एलिवेटर रास्ते में ही रुक जाता है और लाइट्स फ्लिकर होने लगती है। अब तभी एलिवेटर में पानी भरने लगता है और मार घबरा जाता है। दूसरी तरफ हमें टॉयलेट में सिंथिया को दिखाते हैं और टॉयलेट में भी अचानक से ही हर जगह से पानी भरने लगता है। अब मार एलिवेटर के अंदर पानी में डूबने लगता है, क्योंकि पानी बढ़ता ही जा रहा था, और थोड़ी देर में मार पानी के अंदर डूबकर मारा जाता है। और तभी सिंथिया के पास बहुत सारी इविल स्पिरिट्स आ जाती हैं और सिंथिया उन आत्माओं को देखकर बुरी तरह चिल्लाती है। सिंथिया भागती है, पर वो आत्माएं सिंथिया का पीछा करती है। सिंथिया जहाँ पे भी जाती है वो आत्मा उसका पीछा नहीं छोड़ती, और जैसे ही सिंथिया एलिवेटर को खोलती है उसमें से निकलती है मार की लाश। सिंथिया अपने पति मार को मरा हुआ देखकर रोने लगती है, और तभी वहां पे काम वाली बाई आ जाती है जो सिंथिया को संभालती है। सिंथिया बुरी तरह डर चुकी थी, पर तभी उसका डिलीवरी टाइम आ जाता है। सीन हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ पे सिंथिया को बच्चा सक्सेसफुली हो जाता है और मार की माँ सिंथिया के पास ही बैठी हुई होती है। अब मार की माँ और सिंथिया पिछले साल की गलतियों के बारे में बात करते हैं, और यहाँ से सीन जाता है पास्ट में। अब पास में हमें पता चलता है कि तूफान से पहले सिंथिया और मार ने फैक्ट्री के वर्कर्स को उस वेयर हाउस में लॉक कर दिया था, और इतना ही नहीं, असल में सारे के सारे वर्कर्स गरीब घर के बच्चे थे। और जब तूफान आया था तो सिंथिया जानती थी कि वो बच्चे कैद है, पर क्योंकि सिंथिया को बच्चा होने वाला था इसलिए उसने वर्कर्स को नहीं बचाया। हमें पास में बच्चों को भी दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे के सारे बच्चे मदद के लिए चिल्ला रहे थे और वेयर हाउस में पानी हर जगह से भर रहा था, और वो सारे ही बच्चे डूबकर मारे जाते हैं, पर कोई भी उनकी मदद नहीं करता। और इसलिए ही सिंथिया ने बच्चों की फैमिलीज को डोनेशंस दी थी। ये बातें करने के बाद मार की माँ हॉस्पिटल से निकलती है, जहाँ पे उसे वही 3 बच्चे दिखाई देते हैं, पर मार की माँ देखती है कि वो बच्चे असल में आत्माएं हैं। और तभी मार की माँ का एक पानी के ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और वो मारी जाती है।
सीन कुछ दिन आगे शिफ्ट होता है जहाँ पे सिंथिया डोनेशन के पैसों को वापस उस बुढ़िया को दे देती है, ये कहकर कि अगर उस बुढ़िया ने वो पैसे नहीं लिए तो सिंथिया शांति से जिंदगी नहीं जी पाएगी। वो बुढ़िया अब उन पैसों को एक्सेप्ट कर लेती है और इसके बाद सिंथिया कुछ फूलों को लेकर उसी वेयर हाउस में जाती है और अपनी गलतियों की माफी मांगते हुए वो एक कैंडल को जलाती है। अब तभी सिंथिया को आत्माओं की आवाज़ आने लगती है और फिर अचानक ही कमरे में बारिश होना शुरू हो जाती है और सिंथिया समझ जाती है कि वो आत्माएं सिंथिया को भी नहीं छोड़ेगी। पर सिंथिया अब अपना फेट एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि वो जानती है कि सारी की सारी गलती उसी की है। सिंथिया वेयरहाउस से नहीं भागती और बहुत सारा पानी उसके ऊपर गिरने लगता है और वेयरहाउस का दरवाज़ा बंद हो जाता है। मूवी के लास्ट सीन में हमें स्पिरिट्स के हाथों को दिखाया जाता है जो उस वेयरहाउस के गेट से बाहर निकलते हैं और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन स्नेक रैटल एंड रोल 13 मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, ये जो स्नेक रैटल एंड रोल 13 मूवी है ये असल में एक फिलिपिनो फिल्म एंथोलॉजी फिल्म सीरीज़ का हिस्सा है। मतलब कि इस सीरीज़ में बहुत सारी मूवीज़ हैं, कम से कम 15 मूवीज़ हैं इस वाली सीरीज़ में, जिसमें से मैंने 13th पार्ट को एक्सप्लेन किया है क्योंकि ये वाला इंटरेस्टिंग पार्ट था और इसकी रेटिंग्स भी थोड़ी अच्छी थी। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों की फेवरेट स्टोरी कौन सी है। मैंने रिसेंटली एक फेसबुक पेज भी बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरे को आप उस फेसबुक पेज के साथ बाकी सोशल मीडिया पे भी फॉलो जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना। अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।